हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सभी लोगों का। और आज ये हमारी फर्स्ट वीडियो है जीके के, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे आपके पॉलिटी से रिलेटेड हैं। पॉलिटी का काफ़ी बड़ा पोर्शन है आपके सिलेबस में, काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सारे क्वेश्चन स्टैटिक नेचर के होते हैं इन जनरल, तो काफ़ी चांस होता है कि अगर आपने इसको पढ़ा है तो क्वेश्चन आप सही कर दोगे। गलती होने के चांसेस यहाँ पे बहुत कम होते हैं। एमसीक्यू करने का मतलब आज का बस ये है कि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। या तो उसके बाद मैं पढ़ाऊँ, आप वो वीडियो देखो, या आप खुद से पढ़ो, तो आपको एक आइडिया रहेगा कि आपको कौन कौन से पॉइंट्स पे कंसंट्रेट करना है, किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ताकि आप उन पॉइंट को कंसंट्रेशन के साथ पढ़ पाओ या फिर कहीं पे नोट डाउन कर पाओ। तो डिटेल में डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस। उम्मीद करिए बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा और आपको रिव्यू भी करना है। कमेंट जरूर करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसको। बाकी ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ उसकी PDF आपको यहाँ पे मिलेगी। ये आपका ग्रुप है जिसमें आप अपने क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इन सारे प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Educating today for better tomorrow. देखो, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीजें निषेध हैं, नहीं करना चाहिए। तो यहां पे कुछ लाइंस दिया गया है। जो फर्स्ट पॉइंट है आपका ह्यूमन ट्रैफिकिंग। देखो, बहुत ही सिंपल चीज है। इन कॉमन सेंस भी हम कह सकते हैं कि कोई भी लॉ हो, किसी भी देश का हो, किसी भी स्टेट का हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को वो अलाउ नहीं कर सकता। तो सिंपल ऑप्शन 1 इज करेक्ट। सेकेंड जो है, आगे हम देखेंगे कि कौन सा प्रोविजन है, बट अभी आप देख लो कॉमन सेंस के हिसाब से। जो सेकेंड ऑप्शन है आपका फोर्स लेबर। डेफिनेटली बहुत बार हम सुनते रहते हैं कि फोर्स लेबर हम किसी से नहीं करवा सकते। फोर्स लेबर का यहां पे मतलब है बधुआ मजदूरी। मतलब आपने किसी को पकड़ लिया, उसको सैलरी सही से नहीं दे रहे हो, उससे काम करवा रहे हो, आप खाना नहीं दे रहे हो, मतलब जबरदस्ती से आपने पकड़ के रखा है और जो भी आपके अंदर बीच में कॉन्ट्रैक्ट है वो आप फॉलो नहीं कर रहे हो, और इस तरीके से उससे आप फोर्स लेबर नहीं करवा सकते। तो ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकेंड सही है। ऑप्शन थर्ड को देखते हैं। एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रेन अंडर 16 ईयर ऑफ एज इन एनी मीन्स। देखो, यहां पे लिख दिया है एनी मीन्स, इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं है। अगर ये ऑप्शन आप सही कर देते हो तो आप सोच के देखो कि आपका एक बेटा है, आपके पास एक दुकान है और आपने अपने बेटे को दुकान पे बिठा दिया और दूसरे दिन पता चला कि आपका बेटा पहुंच गया पुलिस स्टेशन, कहा कि मेरे बाप को जेल में डाल दो क्योंकि वो मुझसे काम करवाता है। मतलब एम्प्लॉयमेंट इन एनी मीन्स, देखो 18 ईयर से कम के बच्चे को जॉब देना एक मतलब ये है, इलीगल है। बट इन एनी मीन्स का कहने का मतलब ये है कि हर जगह पे इलीगल नहीं है। मतलब इन शॉर्ट, बच्चे को काम करने से मना नहीं किया गया है, एम्प्लॉयमेंट से मना किया गया है। ठीक है, मतलब आपका घर का बच्चा है तो आपका काम तो कर ही सकता है ना। ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं है। तो ऑप्शन 1 एंड 2 इज करेक्ट। तो यहां पे ऑप्शन हो जाएगा आपका C। अब इसके लिए जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है और लेजिस्लेटिव प्रोविजन है उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ट्रैफिकिंग से रिलेटेड हमारे पास आर्टिकल है 23A, जहां पे ट्रैफिक को प्रोहिबिटेड किया गया है। इसके अलावा बहुत सारे हमारे पास लेजिस्लेटिव प्रोविजन है। लेजिस्लेटिव प्रोविजन मतलब जैसे हमारी जो असेंबलीज हैं वो लॉ पास करती हैं, चाहे वो सेंटर की असेंबली हो, जैसे हमारी लोकसभा, राज्यसभा हो, या फिर हमारी स्टेट की असेंबलीज हम, वो लॉ बनाती हैं, मतलब एक्ट बनाती हैं। लॉ तो हम इसको एग्जैक्टली नहीं कह सकते, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द लॉ एंड एक्ट। होप सो कि आप जानते होंगे। इन जनरल मैं आपको बता देता हूं कि जो लॉ होता है, आपने देखा होगा ना, लैंड बाय लॉ इस तरीके से कहा जाता है। तो जो लॉ होता है ना वो जनरल इन नेचर होता है, मतलब किसी देश का लॉ सबके ऊपर इक्वली अप्लाई होता है। और जो एक्ट होता है ना ये स्पेसिफिक होता है, किसी पर्टिकुलर सेक्शन के लिए हम बनाते हैं। जैसे आपने पढ़ा है मोटर व्हीकल एक्ट, तो वो मोटर व्हीकल पे केवल अप्लाई होता है, बाकी जगह पे अप्लाई नहीं होता है। आपने NGT का एक्ट पढ़ा है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का पढ़ा है आपने। इस तरीके से ढेर सारे हमारे देश में एक्ट हैं जो हर स्पेशलाइज्ड एरिया को टारगेट करते हैं। तो लॉ जनरल होता है और जो एक्ट होता है वो स्पेशलाइज्ड एरिया को टारगेट करके बनाया जाता है कि इस चीज को हम कैसे इंप्रूव करें। तो बहुत सारे एक्ट्स बनाए गए हैं। जैसे पहला एक्ट है आपका इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट 1956। इसमें कहा गया कि जो कॉमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है उसको बैन कर दिया गया है। मतलब हमारे यहाँ पे आपने देखा होगा ना कि रेड पड़ जाती है, पता चले कि आप ओयो में गए हो और वहां पे रेड पड़ गई, आप पकड़े गए। बट बहुत बार आप सुनते होंगे कि जो लॉयर्स होते हैं यूट्यूब पे आके बताते हैं कि नहीं, ये तुम्हारा फंडामेंटल राइट्स है, तुम्हें कोई रहने से रोक नहीं सकता, तुम्हारे पास लाइफ ऑफ लिबर्टी है, कोई नहीं तुम्हें मना कर सकता, तुम जाओ, ओए जाओ, यहां जाओ, वहां जाओ। बट पता चलता है कि जैसे हम वहां पे जाते हैं हम फंस जाते हैं, पुलिस वाले हमको पकड़ लेते हैं और फिर हम उनको कन्विंस नहीं कर पाते। तो क्या हमारे पास वैसा लॉ नहीं है जो आपको प्रोटेक्ट करता है? नहीं जी, बिल्कुल हमारे पास लॉ है, आपको प्रोटेक्ट करता है, वो आपका राइट्स है। बट यहां पे क्या प्रॉब्लम आ जाता है, जैसे कि पुलिस वाले आपसे कहते हैं कि आप यहां पे क्यों आए हो, आप एक तरह से कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हो, मतलब यहां पे कॉल गर्ल को आपने बुलाया हुआ है। अब आप कहोगे नहीं भाई ये कॉल गर्ल नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड है। ठीक है, अब इसको आप प्रूफ कैसे करोगे कि आपकी गर्लफ्रेंड है, कॉल गर्ल नहीं है?
तो इस चक्कर में आके आप क्या करते हो, पुलिस के साथ फंस जाते हो। पुलिस वाले ये भी पूछने लगते हैं कि चलो ठीक है, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या वाइफ है, तो चलो घर वालों का नंबर दो। अब वहां पे भी आप बौने हो जाते हो, क्योंकि घर वाले आपके साथ नहीं देते हैं। लॉ आपका साथ देता है बट घर वाले साथ नहीं देते, इसलिए फंस जाते हो। मतलब यहां पे पुलिस वालों को प्रॉफिट ऑफ डाउट का फायदा मिल जाता है। मतलब पुलिस वाले ये डाउट कर सकते हैं कि बिल्कुल आप झूठ बोल रहे हो, या आपकी जो पार्टनर है वो झूठ बोल रही है, आप लोगों ने पैसे देके आपस में ये सारी चीजें कर रहे हो। मतलब एक तरह से वो कहते हैं कि ये कमर्शलाइज हो गया है। अब आप कहोगे कि नहीं, तो आप प्रूफ कैसे करोगे? प्रूफ करने में आप पुलिस वाला कहेगा कि हमको जुडिशियल कस्टडी चाहिए कोर्ट से, हम इनको 30 दिन जेल में रखेंगे और हम प्रूफ करेंगे कि इन्होंने पैसे लिया था, और नहीं प्रूफ कर पाए तो कह देंगे भाई ठीक है, हम नहीं प्रूफ कर पाए, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं, आप 30 दिन 60 दिन आप जेल में बिताओ। तो इस तरीके की चीजें होती हैं, इसलिए कभी वकीलों का सुन के ना आप ऐसी जगह पे मत चले जाना जहां पे रेड हो जाए। नेक्स्ट जो आपका क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2030, यहां पे भी बहुत सारी चीजों को मना किया गया है। जैसे आप किसी का बच्चों का फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकते, उनकी ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते हो, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकते हो, और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे फोर्स रिमूवल ऑफ ऑर्गन्स। देखो यहां पे भी अगेन मैंने कहा जैसे कि बहुत ध्यान से जो लॉ की लैंग्वेज होती है लिखी जाती है। अगर यहां पे वर्ड फोर्स नहीं होता तो डॉक्टर किसी का ऑपरेशन कर देता किसी बच्चे का, और कोई केस कर दिया कि देखो इस बच्चे का इसने ये ऑर्गन निकाल लिया, ऑपरेशन कर दिया, बदल दिया। बट यहां पे मेंशन किया गया है कि आप फोर्सली किसी का भी ऑर्गन्स नहीं निकाल सकते हो, बाकी वैसे निकाल सकते हो, ठीक है, सहमति से आप निकाल सकते हो। इसलिए जब कभी भी ऑपरेशन होता है ना, तो इस टाइप के लीगल डॉक्यूमेंट्स साइन कराए जाते हैं। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस, पोस्को। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो चाइल्ड क्राइम है वो हो रहे थे, तो पोस्को को लाया गया, और यहां पे डेथ पेनल्टी को भी इंटर कर दिया गया था, जिसपे बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी। मतलब एक डिबेट से चल गया था कि क्या डेथ पेनल्टी रखने से जो चाइल्ड क्राइम्स हैं या जो सेक्सुअल एब्यूज है अगेंस्ट चाइल्ड, वो रुक जाएगा क्या। तो इस पे स्मृति ईरानी जी उस समय मंत्री थी, उन्होंने भी स्पीच दिया था, बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी, सबकी अपनी अपनी राय है। आप क्या सोचते हो, आपकी क्या राय है? एक बात जरूर यहां पे हमें सोचना चाहिए कि जब कभी भी डेथ पेनल्टी होता है, मान लीजिए कोई सेक्सुअल एब्यूज में इन्वॉल्व है और उसको लगता है कि अब अगर मेरे अगेंस्ट में केस होता है और मुझे फांसी की सजा दे दी जाएगी, तो वो क्या करेगा, उस फैमिली पे प्रेशर बनाना स्टार्ट कर देगा कि तुम लोग इस केस को रजिस्टर मत करो। अगर यहीं पे डेथ पेनल्टी नहीं होती, मान लीजिए 5 ईयर 10 ईयर का इम्प्रिजनमेंट होता जो कि पहले था, तो वो क्या करता है कि ठीक है यार चलो केस हो भी जाएगी तो 5 साल बाद जेल से छूट जाएंगे। मतलब उतना प्रेशर नहीं होता जितना ये डेथ पेनल्टी आने के बाद हुआ है। तो लोग क्या करते हैं, केस रजिस्टर्ड ही नहीं होने देते पोस्को में, कोई भी साम दंड भेद लगा के क्या करते हैं कि भाई केस रजिस्टर करो बट इस वाले में ना करो। तो इस तरीके से फैमिली के ऊपर प्रेशर होता है। इस पर बहुत ज्यादा डिबेट हुआ था पार्लियामेंट में, अगर आप इंटरेस्टेड हो देखते हो तो। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अपॉइंट द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये पूछा गया था आपका यूपीपीएससी एग्जाम में, अभी एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। तो ये अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मैक्सिमम जो अपॉइंटमेंट होती है कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट, वो कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर कहीं पे आपको डाउट हो तो आप यहां पे तुक्का लगा सकते हो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे, अगर वहां पे ऑप्शन में है तो। मैक्सिमम जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है उस पे अपॉइंटमेंट होती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, अगर अपॉइंटमेंट हो रही है तो, ठीक है, इलेक्शन से नहीं आ रहे हैं तो, ठीक है। अब जनरली होता क्या है, जो एक्टिंग चीफ जस्टिस होते हैं, अगर कभी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनकी ऑफिस खाली है किसी भी रीजन से, कोई प्रॉब्लम हो गई, तो वहां पे एक्टिंग चीफ जस्टिस का सिलेक्शन होता है, और वो कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। अब थोड़ा सा आप ये भी समझ लो, कभी कभी आपसे पूछता है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है, तो उनकी अपॉइंटमेंट भी कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करते हैं। कैसे करते हैं, जो हमारी लॉ मिनिस्ट्री है ना, जो हमारे चीफ जस्टिस अब रिटायर होने वाले हैं उनसे रिव्यू लिया जाता है, मतलब उनकी एडवाइस लिया जाता है। उस एडवाइस में वो खुद भी दे सकते हैं या फिर जो सीनियर मोस्ट वहाँ पे जजेज हैं वो मिलके दे सकते हैं। तो वो जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस लॉ एंड जस्टिस है उनको एडवाइस करते हैं कि इनको चीफ जस्टिस बनाना है। अब ये जो मिनिस्ट्री है ये प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करती है, ठीक है, कि इनकी रिकमेंडेशन आई है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से। फिर प्राइम मिनिस्टर को जो अच्छा लगता है उनमें, मान लीजिए 2 रिकमेंडेशन आ गई, तो उनमें से जो प्राइम मिनिस्टर को अच्छा लगता है वो प्रेसिडेंट को रिकमेंड कर देते हैं कि इनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगेन बनाया जाएगा। अब यहां पे कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो जनरली फॉलो होते हैं, ट्रेडिशनल टाइम से फॉलो होते आ रहे हैं, कि जो सीनियर मोस्ट जज होगा ना सुप्रीम कोर्ट का, उसी को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाएगा। ये आप कह सकते हो कि बाय रूल नहीं है, बट ये बाय डिफॉल्ट चल रहा था ऐसा। 2 बार इसको ब्रेक भी किया गया, इंदिरा गांधी जी ने ब्रेक किया, एक बार 1973 में एएन राय को बना दिया था उन्होंने, उस समय 3 उनसे सुपर मतलब सीनियर जजेस थे, उन तीनों को सुपर सीड करके इनको बना दिया गया था। और दूसरी बार अगेन इंदिरा गांधी ने ये अपॉइंट किया था, ये थे 1977 में, ये मिर्जा बेग जी थे, इस टाइम पे भी एक सीनियर जज वहां पे थे, बट इनको सुपर सीड करके बना दिया गया।
तो कई सारी कॉम्प्लिकेसी होती है। कई बार आपने देखा होगा कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और जो सुप्रीम कोर्ट है उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट चलने लगता है कई सारे मैटर को लेके, जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो चाहती है कि हमारे फेवर का जज बनेगा तो हम जैसे कहेंगे वैसे करेगा। इस बार देखा होगा आपने, कई बार, मैं आगे स्टोरी बताता हूं, आगे क्वेश्चन आएगा, कई बार जो हमारा जुडिशरी है और गवर्नमेंट है उनके बीच इतना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि वो पब्लिक डोमेन में आ जाता है। चलिए खैर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। At the commencement of the Constitution of India, every person shall be a citizen of India who has his domicile in territory of India। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जीपीएससी आरएफओ मतलब रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर के एग्जाम में 2021 में। तो पहला जो ऑप्शन है आपका, हु वाज बोर्न इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। देखो यहां पे ध्यान देना, ये पूछा गया है एट द कमिटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कमिटमेंट हुआ, जब एडॉप्ट किया गया, उस टाइम पे किसको इंडिया की सिटीजनशिप मिली थी, उसके हिसाब से बताना है आपको। तो पहला है कि जो यहां पे बॉर्न हुआ इंडियन टेरिटरी में, तो जी बिल्कुल सही है, जो यहां पे पैदा हुआ है उसको तो मिलना ही चाहिए। आइदर हु पेरेंट्स वाज बॉर्न इन द टेरिटरी, जब इसको अडॉप्ट किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, उस टाइम पे 26 जनवरी 1950 को, और उस टाइम पे अगर आपके पेरेंट्स यहां पे बॉर्न हुए हैं तो आपको भी सिटीजनशिप दिया जाएगा। नेक्स्ट है हु हैज बीन ऑर्डिनरी रेजिडेंस इन टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर नॉट लेस देन 5 ईयर। जिस समय इसको अडॉप्ट किया गया, अगर आप 5 साल से यहां पे रह रहे हो तो भी आपको सिटीजनशिप दे दिया जाएगा, मतलब ऑटोमेटिकली आप इंडिया के सिटीजन बन जाओगे। तो यहां पे आपका ऑप्शन हो गया ऑल, डी। ठीक है, तब थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन समझ लेते हैं कि कैसे दिया जाता है सिटीजनशिप। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन प्रोवाइडेड द सिंगल सिटीजनशिप फॉर होल इंडियन। पहले एक चीज आप समझ लो कि हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप होती है, जैसे यूएसए में डुअल सिटीजनशिप होती है। एक होती है स्टेट की, कि आप किस स्टेट के नागरिक हो, एक होता है सेंटर का, मतलब आप यूएसए का नागरिक हो। हमारे यहां ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, हमारे यहां आपके पास एक ही सिटीजनशिप होगी, वो होगी भारत देश की। नेक्स्ट जो पॉइंट है, एवरी पर्सन हु वाज एट द कमिटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950, जो मैं आपको पहले बताया, अगर वो यहां पे उसका डोमिसाइल है, यहां पे रह रहा है, तो बिल्कुल वो यहां का सिटीजन होगा। या फिर जो यहां पे पैदा हुआ है, डोमिसाइल नहीं है तो यहां पे पैदा हो गया तो यहां का सिटीजन हो गया, या फिर उसके पेरेंट्स यहां पे पैदा हो गए तो वो सिटीजन हो जाएगा, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। या फिर ये वाला पॉइंट भी हमने डिस्कस कर लिया कि जो 5 साल पहले से यहां पे रह रहा है, मतलब 1945 से समझ लो, उस टाइम से रह रहा है यहां पे, 5 साल हो जाएगा ना 1950 को ले लेंगे तो वो हो सकता है। अब यहां पे आपको समझना है कि जैसे आपकी मैं बात करूं तो आप इंडिया के सिटीजन हो, तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको ये राइट्स दिया है कि आप इंडियन के सिटीजन हो, या फिर आपको ये राइट देता है सिटीजनशिप एक्ट 1955। मतलब ये कमिटमेंट के बाद अगर एक बार कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, उसके बाद कौन सिटीजन बनेगा, किससे सिटीजनशिप ली जाएगी, कैसे सिटीजनशिप दी जाएगी, किस रीजन से ली जाएगी, ये सारी चीजें डिसाइड किया जाता है हमारे द सिटीजनशिप एक्ट 1955। जैसे मैंने आपको बताया कि एक लॉ होता है, एक एक्ट होता है, तो ये एक्ट कौन बनाता है, हमारी लेजिस्लेटिव असेंबलीज बनाती हैं। ठीक है, और चूंकि ये कौन बनाएगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। ठीक, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इनमें से कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं जो अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड हैं। ये क्वेश्चन मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट भी किया था, काफी सारे लोगों ने सही किया था। तो क्या है पहला पॉइंट, जो क्या है, अटॉर्नी जनरल इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री। बिल्कुल सही है, जो अटॉर्नी जनरल होते हैं वो हमारे लीगल एडवाइजर होते हैं, हाईएस्ट पोस्ट होती है। लीगल एडवाइजर किसके होते हैं, या फिर उनको हम कहते हैं चीफ लीगल एडवाइजर इंडियन गवर्नमेंट के। ठीक है, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। कौन अपॉइंट करता है इनको, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 76(1). ठीक है, इस आर्टिकल में मेंशन किया गया है। ही सी इज अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। यार ये तो पहले ही गलत हो गया। ठीक है, हाँ, प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करता है। आगे मैं कॉम्प्लिकेसी को समझाता हूं और इससे रिलेटेड कुछ कंट्रोवर्सी भी होती है, वो भी मैं आपको बताता हूं। तो ये एडवाइस करते हैं, अपॉइंट नहीं करते, ध्यान देना। एडवाइस और अपॉइंटमेंट में डिफरेंस होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल पावर किसके पास है अपॉइंट करने का, वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। बस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं है, ऐसा नहीं वो अपने मर्जी से किसी को बना देंगे। जिसको प्राइम मिनिस्टर या जो हमारी कैबिनेट है जिसको एडवाइस करती है, उन्हीं को बनाते हैं, जिनको रिकमेंड करती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, हिज टर्म ऑफ द ऑफिस इज नॉट फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। बिल्कुल सही बात है, इनका जो ऑफिस का टर्म है वो फिक्स नहीं है, 2 साल 3 साल 5 साल 7 साल कितना रहेगा। तो बहुत बार आप देखते होंगे कि एक ही लोग रिपीट करते रहते हैं, कई बार ऐसा हुआ है, कई बार चेंज भी होते हैं। तो ये बेसिकली टर्म फिक्स नहीं है। अब थोड़ी सा इनके एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो इनके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि ये सुप्रीम कोर्ट के जज
नियुक्त किए जा सके, मतलब ये एलिजिबल हो टू अपॉइंट एज ए सुप्रीम कोर्ट जज। क्या एलिजिबिलिटी होती है उनके, मतलब हाई कोर्ट का ये जज रहे हो 5 साल, हाई कोर्ट के जज रहे हो 5 साल के लिए, या फिर 10 ईयर के लिए ये लॉयर रहे हो हाई कोर्ट में, ये एलिजिबिलिटी होती है बेसिक। इसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो कि आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है, और उसके बाद अगर आप एलिजिबल हो सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने के लिए तो आप अटॉर्नी जनरल भी बनाए जा सकते हो बाय द रिकमेंडेशन ऑफ यूनियन कैबिनेट। और कैबिनेट को हेड कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर, मतलब इन शॉर्ट प्राइम मिनिस्टर जिसको चाहता है वो अटॉर्नी जनरल बन जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं वो अलाउ कर देते हैं उनको बनने के लिए। तो यहां पे सेकंड ऑप्शन सही नहीं है, फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। एक पॉइंट मैं और यहां पे आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, चूंकि अपॉइंटमेंट की बात आ गई है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, तो सम टाइम वो भी पूछा जाता है कि उनके लिए क्या क्राइटेरिया है। तो 2 क्राइटेरिया तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि एक आपके पास सर्विंग एक्सपीरियंस हो जज का, कहां पे, हाई कोर्ट में 5 ईयर का, एक आपके पास सर्विंग एक्सपीरियंस हो एज ए लॉयर इन हाई कोर्ट, और तीसरा एक तरीका होता है ज्यूरिस्ट का, नाम आप लोगों ने कभी सुना होगा ज्यूरिस्ट। ज्यूरिस्ट हम कहते हैं जो लॉ में एक्सपर्ट हो, तो ये भी एक तरीका है, तीसरा तरीका है। मतलब इन शॉर्ट कहा जाता है कि जो जजेज होते हैं सुप्रीम कोर्ट का, उनको 3 तरीके से अपॉइंट किया जा सकता है। एक तो जज हो हाई कोर्ट के, दूसरे लॉयर हैं हाई कोर्ट के, और तीसरे ज्यूरिस्ट हो। ठीक है, ज्यूरिस्ट मतलब जो एक्सपर्ट होते हैं लॉ के। ठीक है, अब इनको अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिकमेंडेशन कौन देगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को एडवाइस कौन करेगा, जो यूनियन कैबिनेट है, और यूनियन कैबिनेट के हेड होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब। तो मतलब इन शॉर्ट ये कहा जाता है कि जो गवर्नमेंट हमारी है वो अपने मर्जी से किसी को अपॉइंट कर सकती है सुप्रीम कोर्ट का जज। अब जो यहां पे कॉन्फ्लिक्ट होता है, गवर्नमेंट कहती है कि ये प्रोसीजर, ये दोनों प्रोसीजर, लॉयर वाले और ये दोनों प्रोसीजर भी फॉलो किए जाने चाहिए अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि जो कोलिजियम बनी हुई है, कोलिजियम ट्रेडिशनली केवल एक ही तरीका फॉलो करती है, केवल उन्हीं लोगों को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाती है जिनके पास एक्सपीरियंस हो जज का हाई कोर्ट में। बाकी अगर आप हाई कोर्ट में लॉयर हो, 10 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस है, बाकी आप ज्यूरिस्ट हो, तो जो कोलिजियम है इन दोनों तरीकों को कंसीडर नहीं करती सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने के लिए। तो इससे बहुत सारे टैलेंट ऐसे हैं जो कि सर्व करने चाहिए हमारे देश के लिए, हमारे लीगल सिस्टम में, जो हमारी अपीलेट अथॉरिटी है उसमें, बट वो नहीं सर्व कर पाते हैं क्योंकि जो कोलिजियम है ये केवल ट्रेडिशनल तरीका अपनाते हैं और ये दोनों लोगों को आगे आने नहीं देते। इसको लेके मोदी साहब के गवर्नमेंट में और सुप्रीम कोर्ट में बहुत दिनों तक कॉन्फ्लिक्ट चला। मोदी साहब की गवर्नमेंट एडवाइस कर रही थी कि जो ज्यूरिस्ट वाला पावर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, उस तरीके से भी सुप्रीम कोर्ट के जज बनाए जाने चाहिए, बट जो कोलिजियम है वो इसका अपोज कर रही थी। इसलिए कोलिजियम अपोज कर रही थी कि इससे क्या होगा, जो गवर्नमेंट है अपने इंटरेस्ट के लोगों को सुप्रीम कोर्ट में भेज देगी। ठीक है, अब गवर्नमेंट कह देगी कि भाई इनके पास तो ज्यूरिस्ट हैं, ये इनके पास तो लॉ का एक्सपर्ट है। पर्टिकुलर किसको कह देंगे, जो किसी कॉलेज के प्रोफेसर हैं, लॉ पढ़ाते हो, किसी यूनिवर्सिटी के डीन हो, कोई भी ऐसा आदमी जिसको लॉ का आइडिया हो, उसको कह देंगे ये ज्यूरिस्ट है और इसको आप सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंट करो। बाद में सुप्रीम कोर्ट के जज के बाद वो चीफ जस्टिस भी बन सकते हैं। तो इस तरीके से मतलब आप कह सकते हो कि जुडिशरी में भी जो गवर्नमेंट या पॉलिटिकल लोग हैं उनका इंटरफेरेंस हो जाएगा। इसलिए जो ये कोलिजियम था ये अपोज कर रहा था कि नहीं, ये तरीका बिल्कुल सही नहीं है। तो इस तरीके से बहुत बार ऐसा होता है कि जो गवर्नमेंट है और जो जुडिशरी है उनमें फाइट आपस में चलती रहती है कि ये तुम कर सकते हो, ये मैं नहीं कर सकता। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है, आपने सुना होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल फॉर बोथ सिटीजन, मतलब इंडियन सिटीजन एंड फॉरेनर्स, दोनों के लिए अवेलेबल है। इसमें से कौन सा फंडामेंटल राइट्स है? तो यहां पे जो आपका फर्स्ट है, फ्रीडम एंड कंसेंशन ऑफ फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस, प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन्स, मतलब ये वाला जो राइट्स है ना, ये इंडियन सिटीजन को भी मिलता है और फॉरेनर को भी मिलता है। राइट्स ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ये केवल इंडियन सिटीजन को मिलता है। आपने देखे होंगे बहुत सारे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होते हैं, लिखा होता है यूनिवर्सिटी है माइनॉरिटी की, जैसे बहुत फेमस है आपकी दिल्ली वाली यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया इस्लामिया। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड रेजिडेंस, ये भी किसको मिलता है? केवल इंडियन सिटीजन को मिलता है। तो यहां पे आपका ऑप्शन हो जाएगा ए वाला है, इंडियन को भी मिलता है, फॉरेनर को भी मिलता है। यहां पे मैंने वो सारी चीजें मेंशन कर दिया है कि वो कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं जो इंडियन और फॉरेनर दोनों को राइट्स देते हैं, और वो कौन से हैं जो केवल और केवल इंडियन को देते हैं। जैसे आर्टिकल 14 है इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये दोनों के लिए अवेलेबल है, इंडियन के लिए भी अवेलेबल है, फॉरेनर के लिए भी अवेलेबल है। ऐसे ढेर सारे राइट्स हैं, दो को मैंने यहां पे हाईलाइट्स कर रखा है। एक आपका राइट्स है आर्टिकल 20 में है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द कन्विक्शन फॉर ऑफेंस।
ठीक है। नेक्स्ट जो है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये दोनों राइट्स इसलिए हाईलाइट्स किए गए हैं क्योंकि जब देश में इमरजेंसी लगती है तो बाकी जो आपके राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स, वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं या प्रेसिडेंट उनको सस्पेंड कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ इमरजेंसी लगा भी दिया गया है, उस भी केस में जो आर्टिकल 20 है और आर्टिकल 21 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। ये हमेशा आपके साथ में रहेगा और इसको लेके आप कोर्ट में जा सकते हो। किसके अंडर में ये सारे फंडामेंटल राइट्स, कौन से आर्टिकल पावर देता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि ये सारे राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाए? आर्टिकल नंबर 559। हालांकि इतना डीप में तो नहीं पूछता, बट ये दोनों जो आर्टिकल हैं ये दोनों आप ध्यान में रख लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि इमरजेंसी कब लगाई जाती है? इमरजेंसी एक बार लगी हुई इंदिरा गांधी जी ने लगाया था। तो जब कभी भी वार हो गई हो किसी देश से, या फिर एक्सटर्नल कोई एग्रेशन हो, मान लीजिए कोई देश चढ़ाई कर रहा है आपके देश के ऊपर, या फिर जो आर्म फोर्सेज हैं उन्होंने रिबेल कर दिया हो, उस केस में जो प्रेसिडेंट हैं वो अलाउंस कर सकते हैं। बेसिकली रिकमेंडेशन जाता है, अगेन जो कैबिनेट होती है वो रिकमेंडेशन भेजती है प्रेसिडेंट को और अनाउंस हो जाता है कि हमारे देश में इमरजेंसी है। उस इमरजेंसी के केस में बाकी सारे जो राइट्स हैं आपके वो हट जाते हैं, वो राइट्स आपके पास नहीं रहते हैं। तो ये भी राइट्स देखो, ये राइट्स जो आपके बार आर्टिकल 15 है, ये सब राइट्स हैं, अवेलेबल हैं सबके लिए, इंडियन सिटीजन के लिए और फॉरेनर्स के लिए। अब यहां पे कुछ राइट्स हैं जो केवल और केवल इंडियन सिटीजन के पास ही हैं, दैट इज प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस एंड बर्थ। इन सब चीजों के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता इंडियन सिटीजन के साथ। जो आर्टिकल 16 है, इक्वालिटी एंड अपॉर्चुनिटी मैटर इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मतलब गवर्नमेंट जॉब जो होती है उसमें सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। अब इसको लेके बहुत सारा डिबेट होता है कि आर्टिकल 16 जो है, जो हमारे पास रिजर्वेशन है, वो आर्टिकल 16 को वायलेट करता है। तो जो फंडामेंटल राइट्स है ना, इसके साथ साथ कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी होती है जिसको हम भूल जाते हैं। जनरली हम अपना राइट्स पढ़ते हैं और उसके साथ जो रिस्ट्रिक्शंस मेंशन है सब क्लॉज बना के वो हम पढ़ना भूल जाते हैं। जैसे यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन, यहाँ पे कुछ रीजनेबल पावर्स दिए गए हैं गवर्नमेंट के पास कि अगर आप चाहो, कोई आपको लगता है कि कोई कास्ट बहुत डिप्रेस है, आपको उसको प्रमोट करना चाहिए, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। जो आर्टिकल 19 है, इसका बहुत बार चर्चा होता है। यहाँ पे कुछ 6 राइट मेंशन किए गए हैं कि आप भाषण दे सकते हो, आपके पास एक्सप्रेशन का राइट्स है, बोल सकते हैं आप, असेंबली कर सकते हैं आप, एसोसिएशन यूनियन बना सकते हैं आप फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया मूव कर सकते हैं, आप कहीं पे पूरे देश में कहीं पे भी सेटल हो सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता। आप अपना जो प्रोफेशन है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। ये सारी चीजें ये आर्टिकल में मेंशन है, आर्टिकल 19 में। अब इसको लेके देखा होगा ना आपने बहुत बार जेएनयू, डीयू, जामिया मिलिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये जो नेशनल यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे प्रोटेस्ट होता रहता है, वहां पे हर बार कहा जाता है कि ये हमारा राइट्स है कि हम स्पीच दे सकते हैं। बट यहां पे कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी है। आपके मन में सवाल आता होगा ना कि जब राइट्स है तो फिर पुलिस वाले क्यों अरेस्ट करके ले जाते हैं? तो यहां पे कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस दिया गया है कि भाई तुम्हारे पास राइट्स तो है, बट एक्सप्रेशन का राइट्स है, तो तुम क्या जाके किसी को गाली देने लगोगे कि भाई मेरा राइट्स है बोलना, मैं तो तुम्हें गाली दूंगा। मेरा राइट्स है एग्रीगेशन होना, तो मैं ये हाउस घेर लूंगा, कोर्ट को घेर लूंगा, मतलब इस तरीके से। तो वहां पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जिसे हम कहते हैं कि ठीक है आपके पास ये राइट्स हैं, बट आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके एग्रीगेशन से, मतलब 10 लोग इकट्ठा होकर रोड पे बैठ गए, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जो CAA का प्रोटेस्ट चल रहा था उसमें, कि आप इस तरीके से रोड को बहुत दिनों तक ब्लॉक नहीं कर सकते क्योंकि दूसरे लोगों की जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो यहाँ पे इफेक्ट हो रहे हैं। तो आप ये सारी चीजें कर सकते हो, बट यहाँ पे कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, वो हम लोग नहीं पढ़ते। जनरली क्या पढ़ते हैं कि हमारा ये फंडामेंटल राइट्स है, हम चिल्लाएंगे। आर्टिकल जो 29 है ये भी आपका केवल इंडियंस के लिए है, प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चरल माइनॉरिटीज, राइट्स ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जो मैंने आपको पहले ही बताया बहुत सारी जगह बनाए गए हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज सब्जेक्टेड टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। GPSC PI एग्जाम में पूछा गया है, पहले ही हमने डिस्कस किया। तो यहां पे कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं, जैसे सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। आपके पास एक्सप्रेस करने का राइट है खुद को, बट आप देश के खिलाफ नहीं बोल सकते, देश के सोवरेनिटी के खिलाफ नहीं बोल सकते, देश के इंटीग्रिटी के खिलाफ आप नहीं बोल सकते। ये है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। दूसरा क्या है, फ्रेंडली रिलेशन विथ फॉरेन कंट्री, मतलब हमारा सपोज कर लीजिए जापान के साथ अच्छा रिलेशन है
और आप पानी पी पी के जापान को गालियां दे रहे हो जिससे हमारे रिलेशन खराब हो रहे हैं उसके साथ, तो आप ये भी नहीं कर सकते। मतलब आप किसी देश को थ्रेट नहीं कर सकते ताकि इंडिया का रिलेशन उससे खराब हो जाए। नेक्स्ट है डिफॉर्मेशन, मतलब आप किसी को अब्यूज नहीं कर सकते, किसी को गाली नहीं दे सकते, किसी के लिए बकवास नहीं कर सकते। जैसे देखा होगा अब अरविंद केजरीवाल पे बहुत सारे केस लगे थे कि वो किसी को भी बिना प्रूफ का कह देते हैं कि तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ये किया। तो आपके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को भी कुछ भी बोलोगे। और नेक्स्ट है जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मतलब आप कोर्ट के खिलाफ नहीं बोल सकते कुछ। जैसे आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जज थे और एक कांग्रेस के कोई कार्यकर्ता थे छत्तीसगढ़ में, वो कोई बाइक को चला रहे थे तो उनके अगेंस्ट में कुछ कमेंट कर दिया था। तो इस टाइप का एक्सप्रेशन आप नहीं कर सकते, ये सारे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस में आते हैं। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा दैट इज 1, 2, 3 एंड 4, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, व्हाइल डिसाइडिंग एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रेसिडेंट शैल ऑब्टेन द ओपिनियन ऑफ। तो यहां पे एक चीज तो आपको पता चली गया हो कि कौन डिस्क्वालीफाई करता है, प्रेसिडेंट, ठीक है। तो बहुत सारे ग्राउंड्स होते हैं, जैसे कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का ग्राउंड हो, एंटी डिफेक्शन लॉ है, मतलब दल बदल कानून है जो आपका, फिर आप मेंटली अनफिट हो गए हो, या फिर आपकी जो सिटीजनशिप है वो सीज कर दी गई है। इस तरीके से ढेरों सारे क्राइटेरिया हैं जिसके बेसिस पे आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। डिस्क्वालीफाई करने से पहले जो प्रेसिडेंट हैं वो ओपिनियन लेंगे इलेक्शन कमीशन का, इलेक्शन कमीशन से पूछेंगे कि इनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, क्यों करना चाहिए, सारी चीजें वहां पे डिस्कस की जाएगी। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो जो फर्स्ट पॉइंट है, राज्यसभा एंजॉय द स्पेशल पावर टू मेक लॉ इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर इनुमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट। अब यहां पे एक पॉइंट आ गया, स्टेट लिस्ट, ये होता क्या है। जो हमारा लेजिस्लेटिव सिस्टम है ना, उसको प्रॉपरली चलाने के लिए लिस्ट बनाई गई है 3। पहली लिस्ट आती है जिसे हम कहते हैं यूनियन लिस्ट, सेकेंड लिस्ट होती है स्टेट लिस्ट, और थर्ड लिस्ट होती है हमारी कंकरेंट लिस्ट। मतलब इस लिस्ट में यह मेंशन किया गया है कि इससे रिलेटेड जो मैटर हैं उससे रिलेटेड लॉ कौन बनाएगा, ठीक है, वो किसके जुरिडिक्शन में आते हैं। जैसे स्टेट जो लिस्ट 1 है जिसे हम कहते हैं यूनियन की लिस्ट, मतलब वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है। बहुत सारी चीजें वहां पे मेंशन किया गया, अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं एग्रीकल्चर वाला। और जो सेकेंड लिस्ट है आपकी स्टेट से रिलेटेड है, मतलब वो स्टेट गवर्नमेंट के जुरिडिक्शन में आती है। और जो आपको पता है राज्यसभा, वो किसका रिप्रेजेंटेशन होता है, वो स्टेट का रिप्रेजेंटेशन होता है सेंटर में, ठीक है। तो स्टेट लिस्ट जो होती है, यहां पे भी बहुत सारी चीजें मेंशन किया गया है। इससे रिलेटेड जो लॉ रूल्स रेगुलेशन होते हैं वो कौन बनाता है, हमारी स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। और एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट से रिलेटेड जो लॉ होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है। और कहीं पे कॉन्करेंट लिस्ट में कोई ऐसा पॉइंट है जहां पे इंटरेस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट की बात आती है, इंटरेस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं कह सकते, मतलब जहां पे कॉन्फ्लिक्ट आता है सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में कि अब ये इस पे रिलेटेड लॉ कौन बनाएगा, तो वहां पे डोमिनेटिंग पावर होता है हमारे यूनियन गवर्नमेंट के पास। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, हेल्थ वाली लिस्ट है, अभी बहुत डिबेट चल रहा था कि जो हेल्थ है वो स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए मोदी गवर्नमेंट ने कहा था कि आप अपने तरीके से देख लो वैक्सीन का पैसा लेना है या नहीं लेना है। बाद में मैटर कोर्ट में चला गया, फिर कोर्ट ने कुछ कहा, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कोर्ट के कहने से पहले तैयार हो गई कि ठीक है हम अपने हिसाब से टीका लगवाएंगे। तो जो हेल्थ होता है वो स्टेट सब्जेक्ट होता है, जैसे पुलिस है वो स्टेट सब्जेक्ट है, उससे रिलेटेड लॉ कानून सारा कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। अब एक मैटर और बहुत न्यूज में है, एग्रीकल्चर वाला, काफी टाइम से न्यूज में। हालांकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल बनाया 3, आप सभी को पता होगा, एक्ट बना दिया है, अब ऑलरेडी वो एक्ट है हमारे पास। तो बहुत सारे लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि ये तो स्टेट गवर्नमेंट की लिस्ट में है या स्टेट लिस्ट में है, इससे रिलेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट रूल क्यों बना सकती है। हालांकि पहले ये स्टेट लिस्ट में थे, इससे रिलेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट रूल नहीं बना सकती थी। बाद में नेहरू जी ने देखा कि यार बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, तो उन्होंने जो कॉन्करेंट लिस्ट थी ना, वहां पे थोड़ा सा चेंज कर दिया कि जो रॉ मटेरियल हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, उनके ट्रेड से रिलेटेड चीजें जो होंगी उसको कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया। और जब जैसे ही चीज कंकरेंट लिस्ट में गई वो ऑटोमेटिकली ज्यूरिडिक्शन में आ गई सेंट्रल गवर्नमेंट की, और सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पे ज्यादा पावरफुल होती है एज कंपेरिजन टू स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें कंकरेंट लिस्ट में होती हैं। अब ऐसा नहीं कि एग्रीकल्चर का हर चीज कंकरेंट लिस्ट में है, जैसे लैंड जो है एग्रीकल्चर लैंड, अब इससे रिलेटेड जो लॉ है वो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बना सकती, स्टेट गवर्नमेंट ही बनाएगी। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें होती हैं, वो प्रॉपरली मैनेज करने के लिए बनाया गया होता है कि स्टेट लिस्ट है, ये सेंट्रल लिस्ट है, ये कॉन्करेंट लिस्ट है,
उम्मीद करता हूं आप समझ में आ गया होगा। जब कभी डिटेल में टॉपिक आएगा तो मैं आपको सारी लिस्ट भी दिखा दूंगा। तो ये तो है, ये जो राज्यसभा है वो बना सकती है बिल्कुल, क्योंकि राज्यसभा क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है स्टेट्स का। जो आपका सेकंड पॉइंट है, राज्यसभा एंजॉय द स्पेशल पावर टू क्रिएट द ऑल इंडिया सर्विसेज, बिल्कुल राज्यसभा ये कर सकती है। और अगेन नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, राज्यसभा एंजॉय द स्पेशल पावर टू अप्रूव द प्रोक्लेम ऑफ इमरजेंसी इफ द लोकसभा स्टैंड इन डिजॉल्व। अगर लोकसभा डिजॉल्व हो गई है, मतलब लोकसभा एग्जिस्ट नहीं करती है, डिजॉल्व कर दिया गया है, उस केस में जो राज्यसभा होती है उसके पास पावर होता है कि वो प्रोक्लेम कर सकते हैं इमरजेंसी, मतलब इमरजेंसी की वो घोषणा कर सकते हैं, ये राज्यसभा के पास पावर है। बट तभी है जब उस टाइम पे डिजॉल्व हो गई है आपकी लोकसभा। तो यहां पे ऑप्शन हो जाएगा आपका बी 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर पार्लियामेंट टू मेक लॉ फॉर इंप्लीमेंटिंग नेशनल एग्रीमेंट। अगर इंडिया किसी दूसरे देश से कोई एग्रीमेंट करती है, कोई ट्रीटी करती है, तो उसको अपने देश में इंप्लीमेंट करने के लिए उसको बुलाना पड़ेगा लॉ, और वो लॉ बनाने के लिए जो पावर देता है आर्टिकल, वो है आर्टिकल 253। अब हम थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेंगे इसका, बहुत इंटरेस्टिंग है, ताकि आपको ये याद रहे कि 253 क्यों इंप्लीमेंट किया जाता है, इसको लाने के पीछे जो मोटिव था वो क्या था, ये समझने की हम कोशिश करते हैं। समझते हैं एकदम बेसिक से। हर कॉन्स्टिट्यूशन के पास दुनिया में अराउंड सारे कॉन्स्टिट्यूशन के पास एक प्रियम्बल होता है। प्रियम्बल आप कह सकते हो एक बेसिक स्ट्रक्चर है। बेसिक स्ट्रक्चर की जो डॉक्ट्रिन है वो भी मैं आपको बताता हूं क्या होती है, वो उसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। पहले आप ये जान लो कि प्रियम्बल होता है। प्रियम्बल में कुछ बेसिक चीजें मेंशन होती हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, ठीक है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका भी प्रियम्बल है, और ये प्रियम्बल दिया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। कभी कभी ये भी आपसे पूछता है, और इस प्रियम्बल में मेंशन है कि इंडिया इज द सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। बट इसको चेंज कर दिया गया। कब चेंज कर दिया गया? 42 अमेंडमेंट कब आया था? 1976 में। कौन लेके आया था? इंदिरा गांधी जी ने। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे पार्ट्स को चेंज कर दिया गया। चेंज करके यहां पे क्या ऐड कर दिया गया? चेंज करके ऐड कर दिया गया कि इंडिया इज द सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो कोई खराब बात नहीं है, ठीक है। दो वर्ड यूज कर दिए गए यहां पे, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। तो इंडिया अब क्या बन गई? सोशलिस्ट बन गई और सेक्युलर कंट्री बन गई, ठीक है। ये चीज ऐड कर दिया गया। इसके अलावा भी बहुत सारे चेंजेस किए गए, बट हम इस चेंज की बात इसलिए कह रहे हैं कि इंडिया क्या है? एक सोवरेन कंट्री है। अब जो सोवरेनिटी होती है ना, वो दो टाइप की होती है। एक तो होती है इंटरनल सोवरेनिटी। सोवरेनिटी का मतलब होता है संप्रभुता। मतलब हम कहते हैं ना कि हम एक संप्रभु राष्ट्र हैं, हमको कोई एडवाइज ना करे कि हम अपने देश में क्या करेंगे, और हमको कोई ये भी एडवाइज ना करे कि हम दूसरे देश से कैसा रिलेशन रखेंगे। रिसेंट एग्जांपल है, जैसे कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि यूएस ने ये कहा कि आप रसिया से ये मत खरीदो, तो इंडिया ने जवाब दिया कि भैया हमको मत बताओ कि हमको किस देश के साथ क्या खरीदना है और क्या बेचना है, क्योंकि ये हमारी सोवरेनिटी है। तो दो तरीके की सोवरेनिटी होती है, एक होती है इंटरनल सोवरेनिटी, एक होती है एक्सटर्नल सोवरेनिटी। इंटरनल सोवरेनिटी मतलब हमारे इंटरनल मैटर में कोई दूसरा देश पटक्षेप नहीं कर सकता या हस्तक्षेप नहीं कर सकता, उसे हम कहते हैं इंटरनल सोवरेनिटी। जो भी करना होगा हम करेंगे। जैसे कश्मीर मैटर पे इंडिया कहता है कि हम एक सोवरेन मुल्क हैं और हमारे मैटर में, कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, हमारे मैटर में हमको कोई समझाने की कोशिश ना करे। दूसरी बात कि एक्सटर्नल सोवरेनिटी। एक्सटर्नल सोवरेनिटी मतलब यह होता है कि हम दूसरे देश से कैसा रिलेशन रखेंगे, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हमको अमेरिका, रशिया, चाइना, जापान या कोई देश की कोई कंट्री ये नहीं बता सकती कि आप उस कंट्री के साथ कैसा रिलेशन रखो, तो इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल सोवरेनिटी। अब जब आपको एक्सटर्नल सोवरेनिटी मेंटेन करनी है, मतलब आप दूसरे देशों के साथ समझौता करोगे, ट्रीटी करोगे, तो उस ट्रीटी को लिए आपको अपने देश में कुछ लॉ बनाने पड़ेंगे। उस लॉ को बनाने के लिए जो पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को या पार्लियामेंट को, वो देता है आर्टिकल 253। अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा, अमेंडमेंट 420 से रिलेटेड। इंदिरा गांधी जी ने अपने फेवर में ढेर सारे अमेंडमेंट कर लिए ताकि जो पावर हो कॉन्सेंट्रेट हो पाए प्राइम मिनिस्टर के पास। सुप्रीम कोर्ट के पावर घटा दिए उन्होंने, प्रेसिडेंट के, अपने मतलब पार्लियामेंट के, सब कर दिया। मतलब ऐसा कर दिया कि प्रेसिडेंट चाहे तो प्राइम मिनिस्टर चाहे तो सब कुछ कर ले, प्रेसिडेंट नहीं, प्राइम मिनिस्टर चाहे तो सब कुछ कर ले। तो उसके बाद एक डॉक्ट्रीन आती है, उसके बाद कई सारे जजमेंट आए सुप्रीम कोर्ट को, जहां से निकल के एक डॉक्ट्रीन आई, जिस डॉक्ट्रीन को हम कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यार ऐसे तो जो असेंबली है, जो हमारी पार्लियामेंट है, अगर मान लीजिए इसमें कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर बन जाता है जो पावर का भूखा हो, तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को ही चेंज कर देगा।
तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम है, न कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकती है बट कॉन्स्टिट्यूशन को बदल नहीं सकती है। मतलब यहां पे एक डॉक्ट्रिन आया जिसे हम कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर, और यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ढेर सारे पॉइंट मेंशन किए, कहा कि इससे रिलेटेड जो पार्लियामेंट है वो भी लॉ नहीं बना सकती। अगर वो इससे रिलेटेड लॉ बनाएगी तो वो जुडिशियल रिव्यू का पार्ट होगा और हम बताएंगे कि ये लॉ सही है या गलत है। अगर गलत होगा तो उसको हम एबोलिश कर देंगे। और इसी के बेसिस पे जो हमारा 42nd अमेंडमेंट था, इसके कई सारे प्रोविजन को सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड कर दिया। कहा कि ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है इसको ये हानि पहुंचा रहा है। तो ये भी कभी कभी खेल होता रहता है। सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि नहीं ये हमारे जुरिडिक्शन में आता है, सुप्रीम कोर्ट कहती है नहीं बेटा हमें मत सिखाओ कि कौन तुम्हारे जुरिडिक्शन में आता है। इन्होंने क्या किया, एक जुरिडिक्शनल रिव्यू ला दिया कि भाई चलो तुम कुछ भी चेंज करो, हम उसको जुरिडिक्शनल रिव्यू में लेके आएंगे, हम देखेंगे कि वो सही है कि गलत है, हम देखेंगे कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो हम उसको नल एंड वाइड कर देंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी सुप्रीम कोर्ट से पंगा नहीं लेती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के साथ लोगों की सिंपैथी होती है। तो गवर्नमेंट को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से पंगा लेंगे तो हमारा वोट कट जाएगा। ठीक है, फिर भी इंदिरा गांधी जी ने लिया था। कुछ मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, जैसे कि इंडिया एक सोवरेन कंट्री है, उसके यूनिटी और सोवरेनिटी से रिलेटेड आप कोई लॉ नहीं बना सकते। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सुप्रीम है, न कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। इस तरीके से बहुत सारे पॉइंट्स उन्होंने ऐड कर दिए कि इससे रिलेटेड आप लॉ नहीं बना सकते, अगर बनाओगे तो वो जुडिशियल रिव्यू में जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट आर ट्रांसडिक्टेड एट लेजिस्लेटिव बिजनेस इज प्रोसीडेड बाई। ठीक है, पहले तो ये जान लो आपकी ज्वाइंट सिटिंग बुला कौन सकता है। तो ज्वाइंट सिटिंग बुलाता है आपका प्रेसिडेंट। किस आर्टिकल के हिसाब से, आर्टिकल 108 के हिसाब से। ठीक है, अब इसको हेड कौन करता है, प्रेसिडेंट मतलब अध्यक्षता इसकी कौन करता है। तो अध्यक्षता इसकी करते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन हो गया आपका स्पीकर ऑफ लोकसभा डी। अगर ये अवेलेबल नहीं है, ये एब्सेंट है, तो कौन करेगा, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, अगर वो भी एब्सेंट है तो कौन करेगा, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो ये आप याद रखना, सम टाइम क्या होता है क्वेश्चंस ट्विस्ट करके आपसे पूछ लेता है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिडिक्शन में क्या क्या चीजें हैं। तो उसमें बेसिकली है स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की लड़ाई हो गई आपस में, या दो स्टेट की लड़ाई हो गई आपस में, तो उस मैटर को रिजॉल्व कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो इसे हम कहते हैं ये सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिडिक्शन है। ओरिजिनल जुरिडिक्शन के अलावा सुप्रीम कोर्ट के पास दो और जुरिडिक्शन है, दैट इज कॉल्ड द अपीलेट जुरिडिक्शन एंड एडवाइजरी जुरिडिक्शन। ये दो और जुरिडिक्शन होते हैं। अपीलेट जुरिडिक्शन का मतलब ये होता है कि हमारे देश में जितने भी हाई कोर्ट्स हैं या फिर जितने भी ट्रिब्यूनल्स हैं, सबका अपीलेट पावर किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। मतलब आपने सुना होगा ना कि अपीलेट कोर्ट, कभी कभी सुप्रीम कोर्ट को लोग बोलचाल की भाषा में अपीलेट कोर्ट भी कहते हैं, क्योंकि वो सबसे सुपीरियर है। दूसरा होता है एडवाइजरी जुरिडिक्शन। मतलब एडवाइजरी जुरिडिक्शन का मतलब यह होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट होती है वो कभी कभी प्रेसिडेंट को किसी किसी मैटर में एडवाइज करती है। जैसे अगर वो मैटर मान लीजिए पब्लिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड है, तो सुप्रीम कोर्ट उस मैटर में जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनको एडवाइज कर सकती है। बट ये कंपलसरी नहीं है कि आपको एडवाइज करना ही पड़ेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये पब्लिक मैटर से रिलेटेड है, हमको यहाँ पे एडवाइज करना चाहिए कि ये चीजें इस तरीके से होना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट वहां पे एडवाइज कर सकती है। इसके अलावा जो आर्टिकल 32 है, बेसिकली आपका जो फंडामेंटल राइट्स है, मतलब ह्यूमन जो फंडामेंटल राइट्स है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए, उसको फोर्स करने के लिए पावर दिया गया है हमारे सुप्रीम कोर्ट को। बाकी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, रीट, ये सारी चीजें इश्यू कर सकती है। बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि इसके पास ऑर्डर, अपीलेट और एडवाइजरी, ये तीन टाइप के जुरिडिक्शन होते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इनमें से कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी नहीं है। पहले आप ये जान लो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होती क्या है। मतलब ये कहा जाता है कि इंडिया इज द वेलफेयर स्टेट। कई बार नेताओं के मुंह से और डिबेट में आपने सुना होगा कि इंडिया इज द वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट का मतलब ये होता है, मूलभूत एक जनरल परिभाषा में आपको बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि ये मेन फिक्स किया गया है कि इसी को कहेंगे। मतलब वेलफेयर स्टेट मतलब ये होता है कि जो हमारा सिस्टम है, मतलब जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, स्टेट मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट है, वो जो यहाँ पे लोग हैं उनके लाइफ, उनके हेल्थ, उनके जॉब, उनके खाने पीने, उनके दवा, उनके एजुकेशन, इन सब की क्या करेगी, व्यवस्था करेगी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की। तो इसे हम कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। मतलब हर स्टेट का ऐसा प्रिंसिपल होना चाहिए कि वेलफेयर स्टेट की तरह वो काम करे, और इंडिया इज द वेलफेयर स्टेट।
तो फर्स्ट जो ऑप्शन है राइट टू एडुकेट मींस ऑफ लाइवहुड, बिल्कुल आपका ये राइट्स है कि आपको एक अच्छी लाइफ मिले, आपका ये राइट्स है कि आपका हेल्थ की ध्यान रखे गवर्नमेंट, आपका ये राइट्स है कि आपको एम्प्लॉयमेंट मिले। मगर आप यहां पे ये नहीं कह सकते कि मुझे रोजगार चाहिए ही चाहिए, सरकार मुझे नहीं दे रही है, इसको लेके आप कोर्ट में चले गए कि कोर्ट ये देखो गुजरात में मैं रहता हूं और सरकार मुझे रोजगार नहीं दे रही हो, आप सरकार से कहो कि मुझे रोजगार दें, ये चीज आप नहीं कर सकते। सेकेंड जो ऑप्शन है आपका प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड कल्चरल माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज का जो कल्चर है, लैंग्वेज है, जो स्क्रिप्ट है, इन सब चीजों का प्रोटेक्शन, ये तो आपका फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल 29 प्रोवाइड करता है आपको, ये तो करना ही पड़ेगा। अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है आपका तो डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और कोर्ट ये इंश्योर करेगी कि ये जो आपका फंडामेंटल राइट्स है बिना इफ एंड बिट के स्टोर किया जाए, रीस्टोर किया जाए अगर उसको वायलेट किया गया है तो। बट आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, जैसे मैंने आपको कहा। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। नेक्स्ट जो है आपका द स्टेट शैल इंडेवर टू राइज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड लिविंग एंड इंप्रूव द पब्लिक हेल्थ, बिल्कुल ये स्टेट की पॉलिसी होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि न्यूट्रिशन हो, आपके लिविंग हो, आपका हेल्थ हो, इस सब का ध्यान सरकार को रखना पड़ेगा एज अ वेलफेयर स्टेट। टू डेवलप द कॉटेज इंडस्ट्री, बिल्कुल इंडस्ट्री डेवलप करे ताकि आपको रोजगार मिले, बट ये श्योरिटी नहीं है कि गवर्नमेंट लीगल बाइंडिंग है गवर्नमेंट के पास कि आपको रोजगार दे। तो यहां पे जो हमारा क्वेश्चन है उसके हिसाब से ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि ये क्या है आपका फंडामेंटल राइट्स है, न कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का हिस्सा है। और यहां पे जो चीजें हमने डिस्कस किया है वो मेंशन किया गया है। नेक्स्ट जो ऑप्शन आपका द मेंशन ऑफ द वर्ड जस्टिस इन प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये भी वर्ड मेंशन है जस्टिस। किस सेंस में जस्टिस होना चाहिए भाई? आपके पास सोशल जस्टिस होना चाहिए, मतलब आपके पास सोशल लेवल पे भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। इकोनॉमिकल जस्टिस होना चाहिए, मतलब गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाएगी कि किसी पर्टिकुलर आदमी को इकोनॉमिकली फायदा हो जाए। जैसे बहुत बार ब्लेम करते हैं अपोजिशन वाले, आपस में लड़ते रहते हैं कि ये जो पॉलिसी बन रही है इससे कॉर्पोरेट का फायदा होगा, ये पॉलिसी बेसिकली इस पर्टिकुलर आदमी के लिए बन रही है, या इस तरीके से कोई पॉलिसी नहीं बनाएंगे जिससे सोशल जो जस्टिस है वो इन्फ्रिंज हो जाए, बाकी जो पॉलिटिकल जस्टिस है वो इन्फ्रिंज हो जाए। मतलब जो गवर्नमेंट है वो किस पे काम करेगी? सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस पे काम करेगी। ये कहां पे मेंशन किया गया है? हमारे प्रीएम्बल में मेंशन किया गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू द 4 मेन कैटेगरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द 4। पहला है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, बिल्कुल होता है सुप्रीम कोर्ट के पास। अपीलेट ज्यूरिडिक्शन बिल्कुल होता है, और ज्यूरिडिक्शन रिव्यू, जो मैं डॉक्ट्रिन की बात कर रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे पास ज्यूरिडिक्शन रिव्यू का पावर है कि आप क्या क्या चेंजेस कर रहे हो, हम उसको देख सकते हैं कि ये चेंजेस सही हैं या नहीं है। इसके अलावा एडवाइजरी जो ज्यूरिडिक्शन होता है वो भी है सुप्रीम कोर्ट के पास। मतलब यहाँ पे जो स्पेशल ज्यूरिडिक्शन है इस टाइप की कोई चीज नहीं होती सुप्रीम कोर्ट के पास। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन हो जाएगा दैट इज सी। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है द चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होल्ड ऑफिस फॉर द पीरियड ऑफ, कितने टाइम के लिए रहते हैं उनके पास, कितने टाइम के लिए ऑफिस होती है? दैट इज फॉर 6 ईयर और टिल द एज ऑफ 65 ईयर। इनकी अपॉइंटमेंट भी कौन करता है? इनकी अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट करते हैं। इनकी सैलरी कितनी होती है? जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी होती है वही सैलरी, वही अलाउंसेज इनको भी मिलते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन बताना है कमेंट बॉक्स में कि जो इलेक्शन कमीशन है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या फिर स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। और देखो अब कई सारी चीजें होती हैं, अगर सपोज कर लीजिए कि यहां पे 6 ईयर की जगह पे ऐसा हो जाता कि प्रेसिडेंट चाहे उनके मर्जी के हिसाब से, जैसे अटॉर्नी जनरल के केस में था कि प्रेसिडेंट चाहे तो उनको रख सकते हैं, उनके प्लेजर पे डिपेंड करता है। अगर वही चीज यहां पे भी मेंशन कर दिया जाए तो जो इलेक्शन कमिश्नर होंगे वो क्या सोचेंगे कि सरकार को खुश करो। अगर सरकार को खुश करोगे तो हमारा टेन्योर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर इनकी सैलरी सरकार के हाथ में होती तो ये क्या करते? पुलिस डिपार्टमेंट की तरह सरकार को खुश करो, सरकार के लोगों को खुश करो, तो क्या होगा? हमारा टेन्योर बढ़ेगा, हमारा अलाउंसेस बढ़ेंगे, हम ज्यादा दिन तक काम करेंगे, हमारा प्रमोशन होगा। इसीलिए इसे ऑटोनोमस बनाया गया। इनकी सैलरी सरकार डिफाइन नहीं करती है, इनका टेन्योर सरकार डिफाइन नहीं करते हैं। इससे पहले यही सारी चीजें जो आपके आरटीआई एक्ट है उसके जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं उनके लिए भी लागू था कि उनका टेन्योर सरकार फिक्स नहीं करेगी, उनकी सैलरी सरकार फिक्स नहीं करेगी। तो बाद में क्या किया? सरकार ने उसको अमेंड कर दिया और उसमें ऐड कर दिया कि भाई इनका जो टेन्योर होगा, इनकी सैलरी होगी, सब कौन फिक्स करेगा?
सरकार फिक्स करेगी। तो अब कहा जाता है, उसके बाद से डिबेट होने लगे, एक्सपर्ट्स कहने लगे कि भैया आरटीआई का अब क्या हो गया, खात्मा हो गया, क्योंकि जब सारी चीजें सरकार करेगी तो जो आरटीआई कमिश्नर बनेगा वो क्या करेगा, वो ऐसा काम करेगा कि सरकार खुश रहे, मुझे हटाए नहीं, मेरा टेन्योर बढ़ाए, मेरी सैलरी बढ़ाए। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो जो भी ऑटोनोमस बॉडी होती है उनके पास हमेशा क्या होता है, एब्सोल्यूट पावर होता है, उसमें सरकार का इंटरफेरेंस कम ही होता है या फिर डायरेक्ट इंटरफेरेंस नहीं होता है। इसलिए हम कहते हैं कि वो थोड़ा पॉलिटिकल नहीं होते हैं, वो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंट होते हैं। मगर जहां पे सरकार का इंटरफेरेंस हो जाता है वो चीजें पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट नहीं रहती हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 15, इसका ऑप्शन हो गया सी। और दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। रिव्यू जरूर करिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।